BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 के लिए हमने कल एक नया भाग शुरू किया था मीडिया लेखन का। वह था फीचर लेखन, और फीचर लेखन संबंधी बहुत सी बातें हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। आज हम थोड़ा आगे जाकर के और देखने का प्रयास करेंगे। कल हमने क्या देखा था कि फीचर क्या है, उसके उपरांत फीचर लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, अतीत वर्तमान और भविष्य के लिए फीचर कैसे महत्वपूर्ण है, फीचर की परिभाषाओं के रूप में जे सिगलर, बियॉर्ड ब्लेयर, एल्मो स्कॉट वॉटसन, जॉर्ज ए हग, ब्रिसेन निकोल्स, विलियम एम रिवर्स इत्यादि की परिभाषाएं हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। आज हम भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मधुकर गंगाधर नाम के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने फीचर की परिभाषा देते हुए लिखा है, फीचर लेख से छोटा गद्य काव्य में लिखी गई ऐसी रचना होती है जिसमें भाषा के चुटीलेपन तथा विषय की विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिल पाती है जिसे पढ़कर पाठक का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन होता है। फिर से पढ़ता हूँ। मधुकर गंगाधर जी लिखते हैं फीचर की परिभाषा करते हुए, फीचर लेख से छोटा छोटी गद्य काव्य में लिखी गई रचना होती है जिसमें पाठक के भाषा के चुटीलेपन तथा विषय की विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिलती है जिसे पढ़कर पाठक का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन होता है। अगले भारतीय विद्वान है जिन्होंने फीचर की परिभाषा की है, रत्नेश्वर जी लिखते हैं, फीचर वह निबंध रचना है जिसमें लेखक किसी भी समयानुकूल विषय पर मर्यादित आकार में विनोदपूर्ण एवं संगीतमय वाणी प्रदान कर अपने विचार प्रस्तुत करता है। फिर से कहता हूँ, रत्नेश्वर जी फीचर की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, फीचर वह निबंध रचना है जिसमें लेखक किसी भी समयानुकूल विषय पर मर्यादित आकार में विनोदपूर्ण एवं संगीतमय वाणी प्रदान कर अपने विचार प्रस्तुत करता है। अगले विद्वान है डॉक्टर पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह फीचर की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन ही फीचर है। फिर से पढ़ता हूँ, किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन ही फीचर है। अगले विद्वान है डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ। विजय कुलश्रेष्ठ लिखते हैं, फीचर की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, फीचर एक ऐसा आलेख है जो समाचार के परिपार्श्व में समाचार रहित, भावना युक्त, सम्मोहक, वैचारिक क्षितिज का मनोरंजन परक संस्पर्श लिए हुए सरस एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। दोबारा पढ़ता हूँ। विजय कुलश्रेष्ठ फीचर की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, फीचर एक ऐसा आलेख है जो समाचार के परिपार्श्व में समाचार रहित, भावना युक्त, सम्मोहक, वैचारिक क्षितिज का मनोरंजन परक संस्पर्श लिए हुए सरस एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। अगले भारतीय विचारक हैं डॉक्टर विश्वनाथ सिंह। डॉक्टर विश्वनाथ सिंह फीचर की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, फीचर लेखक पाठक को स्वस्थ तथा गंभीर मनोरंजन देता है। इसका प्रभाव क्षणिक या अस्थायी नहीं होता। यह पाठक के मन तथा विचारों को एक झटका देता है, उसे एक विशेष ढंग से
सोचने विचारने का अवसर प्रदान करता है। फिर से कह रहा हूं मैं, विश्वनाथ सिंह फीचर की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, फीचर लेखक जो होता है, फीचर लेखक पाठक को स्वस्थ तथा गंभीर मनोरंजन देता है। इसका प्रभाव क्षणिक या अस्थायी नहीं होता। यह पाठक के मन तथा विचारों को एक झटका देता है, उसे एक विशेष ढंग से सोचने विचारने का अवसर प्रदान करता है। अंतिम भारतीय विचारवंत हैं श्री खाड़िलकर, जिन्होंने फीचर की परिभाषा की है। श्री खाड़िलकर फीचर की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, फीचर वे लेख हैं जो पाठकों को यह बताते हैं कि वह घटना क्यों घटी तथा उसका परिणाम क्या होगा। श्री खाड़िलकर जी लिखते हैं, फिर से पढ़ता हूं, फीचर वे लेख हैं जो पाठकों को यह बताते हैं कि वह घटना क्यों घटी तथा उसका परिणाम क्या होगा। उपरोक्त फीचर संबंधी विविध विद्वानों ने की हुई परिभाषाओं के आधार पर फीचर को एक बार फिर से हम परिभाषित कर सकते हैं कि फीचर किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका, रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारित समसामयिक, ऐतिहासिक एवं ज्वलंत समस्या से परिपूर्ण वह नवीन समाचार हैं जो अत्यंत रमणीय और मनोरंजक ढंग से थोड़े शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, अब तक जो जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी, चाहे वो पाश्चात्य विद्वानों की हो या भारतीय विद्वानों की हो, उनके अनुसार जो परिभाषा की है उसका मतितार्थ हम कह रहे हैं कि फीचर किसी भी समाचार पत्र, समाचार पत्रिका, रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारित समसामयिक, ऐतिहासिक एवं ज्वलंत समस्या से परिपूर्ण एक नवीन समाचार हैं जो अत्यंत रमणीय और मनोरंजक ढंग से थोड़े शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। अब तो ये बातें हुई, अब तक जो हमने देखा वह उसमें देखिए, पहली बार फीचर से तात्पर्य क्या है, फीचर क्या होता है, फीचर का परिवेश कैसा है, वगैरह सारी बातें देखी। उसके उपरांत फीचर संबंधी अनेक परिभाषाएं देखी, और इन परिभाषाओं के बाद अब हम देखने के लिए अगला भाग देख रहे हैं, वह फीचर के विविध अंग। जब तक आप, जैसे हमने समाचार लेखन में ये कहा था कि किसी भी समाचार का एक शीर्षक होना चाहिए जिसे शीर्ष पंक्ति कहा जाता है, उसके उपरांत किसी भी समाचार के लिए तिथि पंक्ति या जो सूत्र पंक्ति, सूत्र संकेत पंक्ति होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंट्रो या आमुख होना चाहिए, जिसको इंट्रोडक्शन भी कहा जा सकता है, लीड भी कहा जा सकता है। उसके उपरांत उसका कलेवर है, और इस प्रकार समाचार लिखा जाता है। उसी प्रकार फीचर लेखन के भी जो विविध अंग हैं उन पर भी हमें एक दृष्टिपात करना जरूरी है। फीचर लेखन में देखिए, फीचर लेखन, फीचर चाहे समाचार पत्र पत्रिका में छपा हुआ हो या आकाशवाणी, दूरदर्शन से या इंटरनेट से प्रसारित होने वाला हो, इन सभी माध्यमों के लिए लिखित फीचर में कुछ बातें समान हैं, अवश्य हैं समान बातें, जिन्हें फीचर के आवश्यक अंग हम मान सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। सामान्यतः किसी भी फीचर के 3 भाग किए जाते हैं। कितने? 3 भाग किए जाते हैं, जिन्हें हम फीचर के आवश्यक अंग कहते हैं। ये आवश्यक अंग है, पहला प्रस्तावना या भूमिका, जिसको हम समाचार में इंट्रो या लीड समझ चुके हैं। फिर उसका है मुख्य कलेवर और उपसंहार। मुख्य कलेवर और उपसंहार मतलब प्रस्तावना या भूमिका, मुख्य कलेवर और उपसंहार। ये 3 आवश्यक बातें, ये 3 आवश्यक अंग इस फीचर के होते हैं। ये आवश्यक अंग हैं। इन तीनों अंगों के साथ साथ फीचर में शीर्षक का भी बहुत विशेष महत्व होता है। मतलब देखिए, प्रस्तावना, मुख्य कलेवर और उपसंहार, इनके साथ साथ ही बहुत महत्वपूर्ण होता है फीचर का शीर्षक। वो शीर्षक भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर फीचर के मतलब हम जो अभी चर्चा करने वाले हैं उसमें इन सभी शीर्षक, उसके बाद प्रस्तावना या भूमिका,
मुख्य कलेवर और उपसंहार की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम शीर्षक की बात कर रहे हैं। शीर्षक देखिए, फीचर का जो शीर्षक होता है, यानी कभी भी हम अगर फीचर लिखने का प्रयास करेंगे तो फीचर लिखते समय उसके शीर्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सामान्य पाठक जो है वह शीर्षक की ओर से उस फीचर या उस समाचार को पढ़ने की उत्सुकता उसमें निर्माण होती है। इसलिए यहाँ शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः शीर्षक अत्यंत थोड़े शब्दों में होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, थोड़े शब्दों का समुच्चय है जिसमें संपूर्ण फीचर की का जो मूल तथ्य है या मूल भाव जो है वह हमारे सामने प्रकट हो जाता है। फीचर में क्या है, वह किस विषय की ओर संकेत करता है और फीचर लेखक का विचार क्या है, यह उसके शीर्षक में ही सन्निहित होता है। उस शीर्षक से ही प्रकट होता है कि लेखक क्या कहना चाहता है, उसका तथ्य क्या है, उसका भाव क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसका विचार क्या है। देखिए, किसी भी रचना को, चाहे वो साहित्यिक रचना हो या गैर साहित्यिक रचना हो, उसमें तीन महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। एक होता है भाव, दूसरा विचार, और तीसरी होती है शैली उसकी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भाव और विचार, तीसरी कल्पना होती है। भाव, विचार और कल्पना। इसी प्रकार से हमें फीचर में भी लेखक के भाव क्या हैं, फीचर लेखक के विचार क्या हैं, फीचर लेखक की कल्पना क्या है, ये शीर्षक से ही पता होना चाहिए, पता हो जाता है। एक अच्छा शीर्षक फीचर के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाता बल्कि उसके प्रभाव को भी बढ़ाता है। अगर अच्छा शीर्षक दिया जाए किसी भी फीचर को तो उससे क्या होता है कि उस फीचर का सौंदर्य भी बढ़ जाता है और प्रभाव भी बढ़ता है। शीर्षक के संबंध में प्रसिद्ध पत्रकार इंद्र विद्यावाचस्पति, जो स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र थे, जिन्हें उत्तर भारत में पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम इंद्र विद्यावाचस्पति के रूप में मिलता है। मेरे एक गुरुदेव कुशलदेव शास्त्री जी ने उन पर पीएचडी की थी, तो थोड़ा बहुत मुझे उनका परिचय है। तो इंद्र विद्यावाचस्पति जो स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र थे, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, वे शीर्षक संबंधी, मतलब फीचर हो या समाचार हो, उसके शीर्षक संबंधी बात करते हुए कहा है, शीर्षक का प्रारंभ तो केवल लेख का विषय सूचित करने के लिए हुआ था, परंतु धीरे धीरे वे पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने, रुचि बढ़ाने और सम्मति द्वारा परोक्ष रूप से लोकमत को प्रभावित करने के लिए काम में आने लगे हैं। अब तो शीर्षक बनाना एक स्वयं हुनर बन गया है। ध्यान रखिए, मैं एक उदाहरण आपको बता दूं। शीर्षक, चाहे वो समाचार का शीर्षक हो, चाहे मुद्रित फीचर का शीर्षक हो, चाहे श्रव्य या रेडियो का फीचर का शीर्षक हो, या फिर टेलीविजन फीचर का शीर्षक हो, या फिर फीचर फिल्म का शीर्षक हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक अंग्रेजी उपन्यास लिखा था, अ फ्लाइट ऑफ द पिजिन्स नाम का, जिसका सिने रूपांतरण किया और सिनेमा बना भी, लेकिन उससे कोई शीर्षक नहीं दिया गया था, क्योंकि इतने बड़े व्यापक फलक को, 1857 की क्रांति को एक शीर्षक में समाना बहुत कठिन था। इसलिए निर्देशक श्याम बेनेगल जी ने उसकी स्पर्धा ली, प्रतियोगिता ली कि उचित शीर्षक कौन देगा इस कहानी को। तो उसमें पहला नंबर जावेद अख्तर जी का आया, 500 रुपये का पुरस्कार मिला और उसका नाम रखा गया जुनून। इसका मतलब यह है कि देखिए, शीर्षक देना भी बहुत बहुत प्रतिभा की बात है, उससे बहुत से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए एक उदाहरण यहाँ दिया। मैं फिर से इंद्र विद्यावाचस्पति को फिर से कोट करना चाहूँगा। शीर्षक का आरंभ पहले केवल लेख के विषय को सूचित करने के लिए हुआ था, परंतु धीरे धीरे वे पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने, रुचि बढ़ाने और सम्मति द्वारा परोक्ष रूप से लोकमत को प्रभावित करने के काम में आने लगे हैं। अब तो शीर्षक बनाना स्वयं एक हुनर बन गया है, कौशल बन गया है, एक कुशलता बन चुकी है। अब फीचर के शीर्षक में 3 उद्देश्य होते हैं। एक, फीचर के तथ्यों को उजागर करना, दूसरा, फीचर का सार प्रस्तुत करना, और 3, पाठक की इच्छा को, कौतूहल को जागृत करना। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये तीनों जो उद्देश्य हैं, फीचर के तथ्यों को उजागर करना,
फीचर का सार प्रस्तुत करना, और तीसरा पाठक की इच्छा शक्ति जागृत करना। ये अच्छे फीचर के, अच्छे शीर्षक के महत्वपूर्ण लक्षण हमें दिखाई देते हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं कि इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले शीर्षक ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। प्रायः सरल, संक्षिप्त, नाटकीय, गद्यात्मक, काव्यात्मक, आश्चर्यबोधक, सनसनीखेज, तुलनात्मक, उक्ति प्रधान, अनुप्रासी, प्रश्न सूचक शीर्षक फीचर का आकर्षण बढ़ा देते हैं। मतलब फीचर में कौन कौन से गुण चाहिए? एक तो वह सरल चाहिए, फिर दूसरा संक्षिप्त चाहिए, कम शब्दों में चाहिए, कम अक्षरों में चाहिए, नाटकीय वो होना चाहिए ताकि लोगों का औत्सुक्य बढ़ा रहे, गद्यात्मक होना चाहिए, कभी कभी काव्यात्मक भी होना चाहिए, आश्चर्य बोध, सनसनीखेज होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, वो उक्ति प्रधान होना चाहिए, अनुप्रास जिसमें आ जाए। अब अनुप्रास देखिए, शायद आपको ये शब्द समझ में नहीं आया होगा। पता है आपको अनुप्रास क्या होता है? अश्विनी जी उत्तर दें। हेलो अश्विनी जी। नहीं पता सर। हाँ, तो अनुप्रास क्या है पहले हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है सरल क्या है, पता है, संक्षिप्त मतलब छोटा पता है, नाटकीय क्या होता है, जैसे नाटक में एक ड्रामेटिक सिचुएशन आ जाती है, वो आपको पता है। गद्य क्या है आपको पता है, जो काव्य नहीं है वो गद्य, काव्य जो है कविता पता है आपको। आश्चर्यबोधक भी पता है। सनसनीखेज जो आजकल बहुत शीर्षक आ रहे हैं जैसे। फिर तुलनात्मक भी आपको पता होगा। उक्ति प्रधान मतलब उसमें कुछ कहे अनुसार महत्वपूर्णता है। प्रश्न सूचक भी आपको पता है, लेकिन अनुप्रास आपको पता नहीं है, इसलिए हम अनुप्रास की ओर जाते हैं। अनुप्रास यह एक संस्कृत का अलंकार है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार नहीं, शब्दालंकार है, जिसमें एक ही अक्षर का बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे मैंने बचपन में एक अनुप्रासात्मक बात सुनी थी, देखिए, काका ने काकीला कावले, कारण काकीने काकाच्या कोटातील कामाचे कागद कात्रीने करा करा कापून कवडाच्या कोण्यात कोंबले। इसमें क इस अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें एक नाद सौंदर्य आया है। समझ में आई बात? ये मैंने सुना था, तो मैंने देखा कि चलो काका नहीं, हम मामा की बात करते हैं, इसलिए मैंने मामा पर तयार किया। मामाने मामीला मारले म्हणून मामीने मामाच्या मुंबईहून मागवलेल्या मोटारीतील मेणाची मंजुषा मोडली। तो इसे कहा जाता है अनुप्रास। अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं। समझ में आया ना अब? हाँ अश्विनी सर। जी समझ में आया ना अब? हाँ सर, सुना ठीक, था पर समझ में आया तो ना? फिर फिर से कहता हूं कि एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होना अनुप्रास होता है। यह एक अलंकार है। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, काकाने काकीला कावले, कारण काकीने काकाच्या कोटातील कामाचे कागद कात्रीने करा करा कापून कवडाच्या कोण्यात कोंबले। अब इस आधार पर मैंने खुद का एक बनाया था। वैसे हिंदी में भी बना सकता हूँ, लेकिन मराठी जो हमारी मातृभाषा है, पहले जो बनाया मैं आपको सुना रहा हूँ। मामाने मामीला मारले म्हणून मामीने मामाच्या मुंबईहून मागविलेल्या मोटारीतील मेणाची मंजुषा मोडली, इस प्रकार से। तो ये एक होता है, और इसमें अनेक प्रकार होते हैं। जैसे एक एक अक्षर की आवृत्ति हुई, कभी कभी वो अंतिम पंक्ति में भी आ जाता है, जिसको हम मराठी में यमक जोड़ने कहते हैं, तुकबंदी, इस प्रकार की भी होती है। तो ये अक्षरों की मतलब समान अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक उल्लेख मैंने किया था कि कुछ वर्षों पहले सामना में एक क्रीड़ा के पृष्ठ पर एक शीर्षक आया था। मतलब घटना ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जाकर के भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते समय टेस्ट मैच जीत ली थी, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान राहुल द्रविड़ का था। तो उन्होंने शीर्षक क्या दिया था? एका द्रविडाने आर्यभूमीला जिंकून दिले। तो ये जो इस प्रकार के शीर्षक होते हैं, वो शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो 3 उद्देश्य हमारे हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं? फीचर के तथ्य को उजागर करना, फीचर का सार प्रस्तुत करना, पाठक की इच्छा शक्ति को जागृत करना। इन 3 उद्देश्यों के लिए जो शीर्षक लिखे जाएं, उनमें कौन कौन सी गुण होने चाहिए कि शीर्षक सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, नाटकीय होना चाहिए, गद्यात्मक होना चाहिए, काव्यात्मक होना चाहिए, आश्चर्यबोधक होना चाहिए, सनसनीखेज होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, उक्ति प्रधान होना चाहिए, अनुप्रासी होना चाहिए, प्रश्न सूचक शीर्षक। ये और इन गुणों से
फीचर का आकर्षण बढ़ जाता है और लोग बाग इसे प्रायः पढ़ते ही हैं। सामान्य शीर्षक फीचर को प्रभावहीन कर देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अ, अतः कहा जा सकता है कि चाहे किसी भी माध्यम के लिए लिखा जाएगा फीचर, मतलब वो समाचार पत्र के लिखा गया हो, पत्रिका के लिए लिखा गया हो, रेडियो के लिए लिखा गया हो, या फिर दूरदर्शन के लिए या टेलीविज़न के लिए लिखा गया हो, या फिर इंटरनेट के लिए लिखा गया हो, या ब्लॉग लेखन के लिए लिखा गया हो, किसी भी फीचर का शीर्षक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो संपूर्ण फीचर का मूल भाव प्रकट कर सके, वह आकर्षक होना चाहिए, उसमें नावीन्य होना चाहिए, नूतनता होनी चाहिए, और अपने आप में पूर्ण और कौतूहलवर्धक शीर्षक पाठक अथवा श्रोता को अपनी ओर खींच लेता है। यह हुआ शीर्षक के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे, जिसको हम प्रस्तावना या भूमिका हिंदी में कहते हैं, आमुख भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लीड या इंट्रो कहते हैं, उसकी ओर चलते हैं। तो चलते हैं दूसरे तत्व की ओर। फीचर का आरंभ उसका प्राण तत्व कहलाता है। अंग्रेजी में इसे इंट्रोडक्शन या लीड कहा जाता है, और इंट्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म इंट्रो कहा जाता है। फीचर के आरंभ में ही कम से कम वाक्यों में रोचक ढंग से फीचर का परिचय दिया जाता है। इंट्रो में फीचर की कथावस्तु के सार को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि फीचर में निहित समाचार के संबंधित जो 6 ककार हैं, क्या, कहाँ, कौन, कब, किसने, क्या, ये जो हमने पहले बताए थे आपको, 5 W और 1 H, वह ये 6 के 6 ककारों का उत्तर उसमें समाविष्ट हो जाता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। इंट्रो में फीचर की कथावस्तु के सार को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि फीचर में निहित समाचार के संबंधित 6 ककार का उत्तर उसमें अपने आप समाविष्ट हो जाता है। फीचर की शुरुआत ही आकर्षक ढंग से की जाए तो पाठक को भी संपूर्ण फीचर पढ़ने या सुनने का मोह हो जाता है। इंट्रो की नाटकीयता, मनोरंजकता, भावात्मकता अथवा आलंकारिकता अनायास ही फीचर में सजीवता का संचार कर देती है। पाठक की जिज्ञासा वृत्ति को जागृत करने के लिए प्रथम पंक्ति में ही पाठकों को आकृष्ट करने के लिए वाले तथा फीचर के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाले इंट्रो ही श्रेष्ठ या स्तरीय माने जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंट्रो में नाटकीयता, मनोरंजकता, भावात्मकता अथवा अलंकारिकता अनायास ही फीचर में सजीवता का संचार कर देती है। पाठक की जिज्ञासा वृत्ति, मराठी में जिज्ञासा, हिंदी में जिज्ञासा, लेकिन मूल उच्चारण उसका है जिज्ञासा वृत्ति को जागृत करने वाले प्रथम पंक्ति में ही पाठकों को आकृष्ट करने वाले तथा फीचर के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाले इंट्रो ही श्रेष्ठ तथा स्तरीय माने जाते हैं। तो आज यहाँ हम रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत देर से शुरू हुआ और कुछ परिभाषाएं और शीर्षक तथा इंट्रो के बारे में हमने बात देखी। कल की तासिका में इंट्रो और उसके उपरांत जो कलेवर है, मध्य या कलेवर फीचर का, और उपसंहार, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।